हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। राजस्थान में जबरदस्त राजनीतिक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत जो हैं वो फर्स्ट राउंड में कुछ आगे निकल गए हैं, लेकिन अशोक गहलोत जो हैं वो दल बदल कानून जो है एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके बेसिस पे वो सोचते हैं कि वो सचिन पायलट को डिफीट कर देंगे। इसलिए लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में आज हम एंटी डिफेक्शन लॉ और उसकी हिस्ट्री और वो कैसे अप्लाई होगा राजस्थान में, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई जो बोओगे वही काटोगे। कांग्रेस ने बहुत डिफेक्शन से बेनिफिट लिया है, ये भी बात सही है कि एंटी डिफेक्शन लॉ भी कांग्रेस ने ही बनाया। मुझे सबसे पहले ये कहना है कि ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं वो ऐसे बुरे वक्त में, जब चीन हमारे देश में अंदर घुस आया, हमारे 20 सैनिकों की मौत हो गई, शहीद हो गए, और इतनी बड़ी कोविड-19 की क्राइसिस से देश जूझ रहा है कि आज विश्व में हम नंबर 3 पे आ गए हैं कोरोना केसेस में, और आज ही 30,000 से ज्यादा केसेस हुए हैं, 500 से ज्यादा डेथ्स हुई हैं। ऐसे समय पे वो अपनी राजनीतिक एम्बिशंस के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जबकि इस वक्त उनको देश सेवा में कार्य करना चाहिए था। अब सचिन पायलट को कांग्रेस से शिकायत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने शेखर गुप्ता को एक इंटरव्यू में भी कहा था, और खुद ये बातें उन्होंने कही थी कि एमपी में बन गया 26 साल की उम्र में, और यूनियन मिनिस्टर 29 ईयर्स की उम्र में, और स्टेट प्रेसिडेंट 32 में, और इस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े पोर्टफोलियो उनके पास हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस ने इनके टैलेंट को नहीं समझा, बल्कि यह कहा जा सकता है कि क्योंकि राजेश पायलट इतने बड़े कांग्रेस के लीडर थे, तो ये भी एक तरह के डायनेस्ट हैं और इनको उस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का बेनिफिट मिला। अब यह भी बात सही है यहां पर कि ये दोनों में झगड़े बहुत दिन से चल रहे। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की गलती यह कि पहले क्यों नहीं इंटरवीन किया। जो प्रियंका और राहुल ने सचिन पायलट तक बात पहुंचाने की कोशिश की, वो पिछले 24-48 घंटों में की। कांग्रेस लीडरशिप जो है उसको ये समझना चाहिए कि इस आदमी की एम्बिशंस हैं, गो के मैं ये भी मानूंगा कि थोड़ा इंतजार इन्हें भी करना चाहिए। हर चीज का एक समय है। इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट था कांग्रेस में, लेकिन ये कि अब इन्होंने पार्टी लगता है छोड़ने वाले हैं। ये जिस तरह का इन्होंने ट्वीट किया, ट्रुथ कैन बी हैरेस्ड नॉट डिफीटेड, ऐसा ही ट्वीट माधवराव सिंधिया ने भी किया था। तो बिल्कुल ये लग रहा है कि ये उन्हीं के रास्ते पे जा रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र शेखावत ने कहा कि एनीवन हु बिलीव्स इन बीजेपी आइडियोलॉजी इज वेलकम, और आज के उनके ट्वीट में उन्होंने राम राम सा भी कहा है, जिसका मतलब यह है कि बीजेपी की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। मुझे यह लगता है कि इस मामले में इन्होंने जल्दी कर दी। अब जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके हिसाब से आज की डेट में अगर आप पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो 2/3 लोगों को आपको ले जाना होगा। अब अगर 90 के करीब लोग अशोक गहलोत के साथ हैं तो 2/3 उसका बहुत बड़ा नंबर होगा। उतने बड़े नंबर को ले जाना अभी सचिन पायलट के लिए मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर कोई पीछे से उनके साथ है और उसकी पूरी पावर और उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन इनको हेल्प करने वाला है, तो पॉलिटिक्स में 1-2 दिन भी बहुत बड़ा लंबा वक्फा होता है। हो सकता है 20-25 लोग और छोड़ दें अशोक गहलोत का साथ, और जो बीजेपी के इस वक्त 75 लोग हैं फिर वो इनफ होंगे। यानी अगर जो कट ऑफ मार्क है वो 75-76 आ जाएगा, तब फिर अशोक गहलोत के लिए बहुत मुसीबत होगी। मैं ये समझता हूं कि एंटी डिफेक्शन लॉ फेल हो गया है, और वो फेल हो गया है क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें जो फैसले देने चाहिए थे वो नहीं दिए, और हमारी पॉलिटिकल क्लास जो है उसकी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स बहुत कमजोर है। अब क्योंकि मैं पिछले वीडियो में मध्य प्रदेश के मामलात बता चुका हूं और एंटी डिफेक्शन लॉ की हिस्ट्री बता चुका हूं, तो आइए उस जरा पुराने वीडियो को देखते हैं। आज पूरे दिन टीवी चैनल्स जो हैं, जो डेवलपमेंट पिछले 2-3 दिन से मध्य प्रदेश में हो रहे थे
कि कांग्रेस के कुछ एमएलए पहले हरियाणा चले गए, फिर एक चार्टर्ड प्लेन से बेंगलोर चले गए, और आज उनके एक बहुत बड़े नेता माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है इस्तीफ़ा दे दिया कांग्रेस से। उन्होंने सोनिया गांधी को अपना लेटर लिखा कि 18 साल का सफ़र अब ख़त्म होता है। वैसे उनके अपनी फैमिली में बीजेपी से बड़े पुराने ताल्लुकात रहे हैं। उनकी दादी विजय राजे सिंधिया राजमाता ग्वालियर की जनसंघ में थी। उनकी बुआ जी चीफ मिनिस्टर रही हैं, राजस्थान की बीजेपी में हैं। उन्होंने बड़ा स्वागत किया है। कांग्रेस बड़ी जाहिर है कि अफसोस में है और वो है, लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस को इस मामले में अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई जो बोओगे वही आप काटोगे। ये पूरी हिस्ट्री डिफेक्शन की जो है उसमें कांग्रेस ने भी बहुत डिफेक्शन करे हैं, बहुत डिफेक्शन कराए हैं। अब मसला ये है कि हम लोग अब तक ये समझते रहे और हमें अडवाणी जी और वाजपेयी जी बताते रहे कि बीजेपी इज़ अ पार्टी विद अ डिफरेंस, कि ये डिफरेंट पार्टीज़ है, वैल्यूज़ पे बेस्ड है। लेकिन अब ये लगता है कि बीजेपी भी कांग्रेस की राह पे है। बहुत से कांग्रेस के नेताओं को उन्होंने टिकट दे दिए, अब वो शायद इनको भी देने वाले हैं टिकट राज्यसभा का। तो बीजेपी और कांग्रेस का डिफरेंस जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। आइए ज़रा पूरी हिस्ट्री की जिक्र करते हैं कि ये पूरा मामला डिफेक्शन का, जिसको आया राम गया राम कहा जाता था, और क्यों कहा जाता था ये आया राम गया राम, ये सारा झगड़ा शुरू होगा 1967 में। मैं उसके बारे में ज़रा और तफसील आपको भी बताऊंगा। तो गया लाल थे साहब, जिन्होंने एक चंद घंटों में 3 बार पार्टियां बदलीं 15 दिन के अंदर अंदर। पहले वो कांग्रेस में थे, फिर यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर यूनाइटेड फ्रंट से कांग्रेस में आए, फिर कांग्रेस से फिर यूनाइटेड फ्रंट में गए। और जब वो एक बार कांग्रेस में आए तो हरियाणा के नेता राव वीरेंद्र सिंह जो थे, उन्होंने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा भाई गया राम नहीं है, अब ये आया राम हो गए हैं। तभी से ये पूरा एक मामला बन गया गया राम आया राम का। और ये एक डिफेक्शन लॉ बनाया राजीव गांधी ने 1985 में। उससे भी कुछ कंट्रोल में नहीं आया। अभी 2019 में आप देखिए कि 12 कांग्रेस के एमएलए टीआरएस में शामिल हो गए। गोवा में 15 में से 10 कांग्रेस के एमपी बीजेपी में शामिल हो गए। 1980 में भजन लाल, वो भी बहुत आया राम गया राम ही थे, कि उनके 35 एमएलए आउट ऑफ 50, पूरी कैबिनेट की कैबिनेट जो थी वो कांग्रेस में शामिल हो गई बीजेपी में। जबकि 4 महीने पहले भजन लाल ने ये कहा था कि वो 4 लोग जो जनता दल एस में चले गए हैं, जनता पार्टी छोड़ के, उनका घेराव किया जाए। ये पूरी स्टोरी जो है वो स्टोरी है पार्टीजन स्पीकर्स की, पार्टीजन गवर्नर की, और एक पूरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है जो पूरी तरह एक डिके कर चुका है। और सारे हमारे पॉलिटिशियंस ना मैनिफेस्टो से जुड़े हैं, न संविधान से जुड़े हैं, न अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़े हैं, बल्कि उनके बहुत ही नैरो, सेल्फिश और टेम्परेरी पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं। आइए ज़रा सुनते हैं कि ये 1967 के क्या डेवलपमेंट थे जिससे ये पूरा डिफेक्शन लॉ इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ। इसकी शुरुआत होगी 1967 में। 1967 में इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर हैं। 16 स्टेट्स में से कांग्रेस ने 8 स्टेट्स में बहुमत खो दिया और 7 स्टेट्स में गवर्नमेंट नहीं बना पाए। 1967 से 1971 के बीच 4 साल में 142 लोगों ने डिफेक्शन किया जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। 1969 एमएलए जो थे डिफरेंट असेंबलीज में, वो एक दल से दूसरे दल में चले गए। इनमें से 212 जो डिफेक्टर्स थे, आया राम गया राम थे, उनको मंत्री पद दे दिए गए और 32 सरकारें कोलैप्स की डिफेक्शन की वजह से। उसकी वजह से ये पूरा एक मामला जो था वो बन के सामने आया और ये आया राम गया राम जो है ये हमारे समाज का और पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गया। अभी पिछले ही साल एचडी कुमारस्वामी की सरकार थी, कांग्रेस और जनता दल एस की। कांग्रेस के कुछ एमएलए तकरीबन 17 और जनता दल के जो हैं बीजेपी में शामिल हो गए और फिर येदियुरप्पा की सरकार बनी।
अब ये जो पूरा लॉ बनाया गया, ये लॉ बना रही है वो सरकार जिसके पास 400 एमपी थे। राजीव गांधी ने बनाया ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 10th शेड्यूल संविधान में शामिल किया गया। और मेरे वो दर्शक जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दे रहे हैं और जो करंट लीगल अफेयर्स और करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि 1985 से पहले भारत के संविधान में पॉलिटिकल पार्टी, शब्द पार्टी, राजनीतिक दल था ही नहीं। डिफेक्शन लॉ से पहली बार ये राजनीतिक दल आ रहा है मामला। इसमें कुछ फायदे हैं डिफेक्शन लॉ के, कुछ नुकसानात हैं। फायदे ये हैं कि डिफेक्शन लॉ होने से अगर लोग दल बदल नहीं करेंगे, सरकारों में स्टेबिलिटी रहेगी, स्थिरता रहेगी। दूसरी चीज ये कि लोग अपने मैनिफेस्टो से बंधे रहेंगे। अभी आपने देख लिया कि सीए के मामले में हमारी सरकार ने ये स्टैंड लिया कि हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, तो कहीं कहीं पे पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो को संविधान से भी ऊपर कर देती हैं, और वरना ये जब लोग डिफेक्ट करते हैं ये अपना मैनिफेस्टो भूल जाते हैं। इसके कुछ नुकसानात भी हैं। एक नुकसान ये है कि जो सरकार की अकाउंटेबिलिटी लोगों और संसद या विधानसभा को होनी चाहिए, वो अंडरमाइन होती है। दूसरे, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको मालूम है कि प्रिविलेजेस हैं सांसद जो हैं या विधानसभा के जो मेंबर हैं कि संसद में खुल के बोलें। अब ये इस लॉ की वजह से वो खुल के नहीं बोल सकते। अगर कोई कांग्रेस वाला कांग्रेस के खिलाफ बोल दे, बीजेपी वाला बीजेपी के खिलाफ बोल दे, तो दल बदल कानून के तहत उसकी फौरन सदस्यता खत्म कर दी जाती है। और तीसरी चीज ये है कि इस पूरे मामले में हम डिसेंट जो है उसको कर्ब कर रहे हैं। वैसे भी हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज में कोई डिसेंट नहीं। कोई आदमी कांग्रेस में नहीं रह सकता जो राहुल, प्रियंका और सोनिया की बुराई कर दे। कोई आदमी बीजेपी में नहीं रह सकता जो प्राइम मिनिस्टर मोदी या अमित शाह जी पर प्रश्न चिन्ह भी लगा दे। तो ये लॉ जब बना, इस लॉ में पहले ये कहा गया कि साहब जो भी दल बदलेगा, पार्टी की मेंबरशिप स्वेच्छता से छोड़ेगा या पार्टी के विरुद्ध वोट देगा, या पार्टी ने कहा मौजूद रहो संसद में और मौजूद नहीं रहा, पार्टी की विप के खिलाफ जाएगा, उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, सिवाय उस केस में जब वो 1/3 लोगों को लेके पार्टी को स्प्लिट कर देगा। अब इस लॉ में फिर अमेंडमेंट हुआ 2003 में, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, वाजपेयी जी की सरकार थी, और ये स्प्लिट वाला प्रोविजन हटा दिया गया। और अब ये कहा गया कि वो अपनी पार्टी को किसी दूसरी पार्टी में मर्ज करे, और मर्ज करने की शर्त ये होगी कि वो 2/3 एमएलए या एमपीज लेके उस पार्टी में जाए। पूरा मकसद ये था कि ये डिफेक्शन लॉ जो है हमारा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया गया। अगर आप डिफेक्ट करते हैं इंडिविजुअली, 1 या 2 लोग डिफेक्ट करते हैं, उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। यानी लॉ में ही लिखा है कि डिफेक्शन करना है तो बड़े पैमाने पे करो, 1/3 या 2/3 लेवल पे। अब वो 1/3 खत्म हो गए, 2/3 रह गया। ये लॉ भी फेल हो गया। पहले ये लॉ फेल हुआ छोटी छोटी स्टेट्स में, मणिपुर में फेल हुआ, गोवा में फेल हुआ। ऐसे ऐसे हालात बने कि स्पीकर जिसको ये हक दिया गया था कि डिफेक्शन के बारे में वो फाइनल फैसला करेगा कि मेंबर की सदस्यता रही या चली गई, वो खुद मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बन गया। और मैं आपको बता दूं कि अभी बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है 20 जनवरी 2020 में। ये केस मणिपुर का है। मणिपुर में इलेक्शन हुए, 60 की संसद विधानसभा थी, कांग्रेस को 28 मिले, बीजेपी को 21 मिले। कांग्रेस को सिर्फ 3 ही लोग चाहिए थे सरकार बनाने के लिए, लेकिन बीजेपी ने नागा पीपल्स फ्रंट, नेशनल पीपल्स पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के एक लोगों को अपनी तरफ कर लिया, और एक कांग्रेस के थे श्याम कुमार, उन्होंने भी अपनी सपोर्ट दे दी और उनको मिनिस्टर बना दिया गया। 14 पेटिशंस स्पीकर के सामने डाली गई कि ये जो कांग्रेस का एक आदमी बीजेपी के साथ गया है, इसकी सदस्यता निरस्त होनी चाहिए। स्पीकर साहब ने फैसला नहीं दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने पहले यह फैसला दिया है कि संसद को सोचना चाहिए कि ये स्पीकर खुद ही रूलिंग पार्टी का होता है, ये रूलिंग पार्टी के ही कहने पे फैसले देता है।
इसलिए कोई इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म बनाया जाए। अब सारी पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हो गई हैं। जस्टिस रोहिंटन नारीमान का ये जजमेंट है और उन्होंने ये कहा कि भाई ये इस केस में कम से कम अब 4 हफ्ते में स्पीकर अपना फैसला दे और अगर वो फैसला नहीं देता तो आप सुप्रीम कोर्ट वापस आ जाइए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस लॉ को ज़रा सा हम समझने की कोशिश करें। पिछले साल भी ये मसला उठा था कर्नाटका के मामले में और मैं ये समझता हूं कि ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट का पिछले साल का कर्नाटका का जजमेंट था उससे डिफेक्शन कम होने के बजाय और बढ़ेगा। मसला ये है कि जो 17 लोग कर्नाटका में डिस्क्वालीफाई किए थे स्पीकर ने, वो स्पीकर थे के रमेश कुमार, वो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते थे फिर से। इन्होंने ये कहा था कि जब तक टर्म ऑफ द करंट असेंबली है आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये जो 10th शेड्यूल है, जो डिफेक्शन का लॉ है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का सेक्शन 36 है, इसमें कहीं पे भी ये पाबंदी नहीं है कि जो आदमी ने अपनी पार्टी से रिजाइन कर दिया और उसको अयोग्य घोषित कर दिया हो स्पीकर ने, अब वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता। ये बहुत बड़ा मैं समझता हूं एक सेटबैक था डिफेक्शन लॉ के लिए। और एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि ये ज्यादातर लोग जिन्होंने येदियुरप्पा को सपोर्ट दी थी, बीजेपी की सरकार बनवाई थी, ये सारे लोग मिनिस्टर बने ज्यादातर उनमें से और उन्होंने अभी चुनाव लड़ा और वो जीत के आ गए। देखिए मसला ये है कि हम जो जनता हैं, हमें नेता उसी तरह के मिलेंगे जिस तरह के नेता हम डिजर्व करते हैं। तो हम डिजर्व करते हैं ऐसे नेता जो गोली मारो के नारे लगाएं। हम डिजर्व करते हैं ऐसे नेता जो कास्ट के नाम पे पॉलिटिक्स करें। हम डिजर्व करते हैं ऐसे नेता जो दूसरी पार्टीज में लॉयल्टीज, छोटी छोटी पोस्ट लेने के लिए और पैसे लेने के लिए भी अक्सर जो है वो स्विच ओवर करें। इसलिए ये इस तरह के नेता जो हैं वो चुनाव जीतते हैं और वो आते हैं। लेकिन एक बात इस जजमेंट में अच्छी कही सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस रमन्ना का जजमेंट है इस मामले पे बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा भाई जुडिशियल रिव्यू जो है स्पीकर के डिसीजन का वो 4 ग्राउंड्स पे ही हो सकता है। अगर स्पीकर ने मेलाफाइड तरीके से डिसीजन लिया है, परवर्स है उसका डिसीजन, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है या नेचुरल जस्टिस की वॉयलेशन है। एक और अच्छी बात उन्होंने ये कही इस मामले में कि स्पीकर जो है उसके सामने अगर रिजिग्नेशन है किसी का तो वो इंक्वायरी करेगा अबाउट वॉलेंट्रीनेस एंड जेन्युइननेस ऑफ रिजिग्नेशन, कि भाई किसी इन्होंने एल्यूरमेंट में, इंड्यूसमेंट में तो नहीं दिया है। और तीसरी चीज जो बहुत अच्छी उन्होंने कही कि ये कह देना कि किसी ने त्यागपत्र दे दिया अब उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, ये बात बिल्कुल गलत है। त्यागपत्र के बाद भी, रिजिग्नेशन के बाद भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। बहुत से इसमें जजमेंट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, बहुत सी इसमें मामलात सुप्रीम कोर्ट ने कहे। जैसे एक बात सुप्रीम कोर्ट के सामने ये आई थी कि क्या ये लॉ वैलिड है या फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल करता है। तो ये किहितो होलोहन का जजमेंट है 1993 का। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट नहीं करता। क्या कोई अपनी मेंबरशिप जब ही खोएगा जब वो रिजाइन कर दे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब वर्ड रेजिग्नेशन जो है वाइडली इंटरप्रेट किया जाए, उस एमएलए की या एमपी की कंडक्ट देखी जाए। क्या वो दूसरी पार्टी के मेंबर से मिल रहा है, क्या वो पार्टी के खिलाफ जो है स्टेटमेंट्स दे रहा है, और अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसकी कंडक्ट से ये बात जाहिर हो जाती है साफ तौर से कि वो आदमी जो है वो उस पार्टी को उसने मेंबरशिप वॉलंटरी गिव अप कर दी। बहुत सी कमेटीज ने इसमें रिकमेंडेशन दी, दिनेश गोकामी कमेटी ने, हलीम कमेटी ने, लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दी कि साहब स्प्लिट और मर्जर जो है ये वाला प्रोविजन जो है ये डिस्क्वालिफिकेशन का डिलीट किया जाए। प्री पोल इलेक्टोरल फ्रंट जो है उनको पॉलिटिकल पार्टी माना जाए एंटी डिफेक्शन के लिए। और ये बात भी कही इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है इसमें फैसला लें और वो इलेक्शन कमीशन की राय पे वो फैसला लें। लेकिन सबसे अच्छा सजेशन कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन जो जस्टिस वेंकटचलैया ने हेड किया 2002 में, उन्होंने ये कहा था कि ये जो डिफेक्टर है इसको बार कर देना चाहिए कि ये अब कोई भी पब्लिक ऑफिस नहीं लेगा,
या कोई भी रिम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट नहीं लेगा। यही वो प्रोविजन था जो कर्नाटका के स्पीकर ने यूज किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। मैं समझता हूं अगर ये माना जाए तो दल बदल कम होगा। और आखिरी चीज जो बहुत अच्छी कही थी कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन ने, कि जो ये वोट है नो कॉन्फिडेंस में डिफेक्टर का, दल बदलू का, वो वोट इनवैलिड माना जाना चाहिए और उसे काउंट नहीं किया जाना चाहिए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि फेसबुक पर और ट्विटर पे हमें लाइक करें, हमको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। अब हमने एक ऐप बना दिया है लीगल अवेयरनेस के नाम से गूगल ऐप स्टोर से। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अगर डाउनलोड में कोई परेशानी हो रही है तो ये नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप हमें एक मिस कॉल दे दें, ऐप आप तक पहुंच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।